हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र के बारे में विस्तार से पढ़ा था। उत्तर भारत की नदियों में हमारी तीसरी नदी बेसिन, जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन कहते हैं, वो हमारा बचा हुआ था। चलिए आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ निकलती है? हम जानते हैं कि उत्तर भारत के उत्तर में एक पर्वतों की लंबी श्रृंखला है जिसका नाम क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो तिब्बत के मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, इसे तिब्बत में क्या किसके नाम जानते हैं? यारलुंग सांगपो। क्या? यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। ये नदी यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है नामचा बरवा। क्या है? नामचा बरवा पर्वत पर जो आती है तो यू टर्न मारती है। क्या मारती है? यू टर्न मारती है और भारत में प्रवेश करती है। कहाँ? जहाँ प्रवेश करती है उस जगह का नाम क्या है? नामचा बरवा तक क्या करती है? प्रवेश करती है। और इसमें इधर की महत्वपूर्ण एक नदी है जिसका नाम है देबांग। क्या नाम है? देबांग नदी इसमें मिलती है। उसके बाद एक स्थान है उसका नाम है शादिया। क्या नाम है? शादिया नामक स्थान पर एक और नदी लोहित नदी आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। और यहाँ से जब लोहित नदी इस यारलुंग सांगपो में मिलती है, वहाँ से इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और इसे यारलुंग सांगपो को सादिया से लेकर एक स्थान है जिसका नाम ढुबरी। क्या नाम है? ढुबरी। सादिया से ढुबरी तक इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ ये जो ढुबरी है, सादिया से ढुबरी तक इस नदी का अपवाह क्षेत्र क्या है? बहुत ही चौड़ा है। क्या है? अपवाह क्षेत्र बहुत ही चौड़ा है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह असम के मैदान का निर्माण करती है। और इसमें हम देखते हैं इसमें मिलने वाली प्रमुख नदियाँ। तो देखेंगे इसकी दाईं ओर से इसे मिलने वाली नदियाँ। तो इधर से स्टार्ट करें पूर्व क्षेत्र से। तो इसमें पहली जो नदी मिल रही है वो क्या है? सुबनश्री। क्या नाम है? सुबनश्री। उसके बाद कामेंग। कौन है? कामेंग है। उसके बाद है मानस। क्या है? मानस रिवर। और उसके बाद आती है तीस्ता। कौन? तीस्ता रिवर इसमें दाईं तरफ से मिलती है। उसके बाद यहाँ बाएं तरफ से देखें तो बाएं तरफ से जुड़ने वाली एक यहाँ तो देख लेते एक देबांग और एक लोहित। उसके बाद धनसिरी। उसके बाद ये कौन है? ये है धनसिरी। उसके बाद कोपली। क्या है? उसके बाद है कोपली। ये ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं।
एक और नदी है बराक। क्या है? बराक नदी, जो बांग्लादेश में जाकर मिलती है। अभी तो यहाँ नहीं मिलती है, लेकिन जब यह बांग्लादेश में बहती है तो ये है इधर से जाती है, और ये जो है हमारी जो ये धुबरी के पास ये जो है, इसके बाद जाके कहाँ बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और जाकर जब गंगा से मिलती है, जिसे मेघना के नाम से जाना जाता है। तब ये जो है एक नदी है बराक नदी। क्या है? बराक नदी, ये बांग्लादेश में जाकर किसे मिलती है? किसे मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। और उसके बाद एक है मणिपुर। क्या है? एक है मणिपुर नदी, जो इधर ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख नदी है। तो ये हमारा क्या है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये नदियाँ जहाँ बनती है, जिस क्षेत्र से नदी प्रवाहित होती है, ये पूरा क्षेत्र क्या बना है? ये असम का मैदान कहते हैं। क्या होता है? असम का मैदान। और यही कहते हैं असम का मैदान। ये समतल क्षेत्र है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी भारी मात्रा में यहाँ बाढ़ पानी आती है, और यहाँ प्रत्येक साल बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। चलिए इस बार कुछ लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे यह दिहांग या शियांग, दिहांग या शियांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। किस नाम से? दिहांग या शियांग। दिहांग प्लस दिबांग या शिकांग, दिबांग या शिकांग प्लस लोहित, नदियाँ मिलकर क्या बनती है? ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। विश्व की सबसे अधिक आयतन वाली नदियों में से एक, ये तो हम लोग जानते हैं। और दूसरा क्या है? सदिया से धुबरी तक इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। सदिया से धुबरी तक इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ये हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में मुख्य बातें। तो इसी के साथ हमारा क्या होता है? उत्तर भारत नदी तंत्र समाप्त होते हैं। अब नदी में हमारा अगला टॉपिक बनता है प्रायद्वीपीय नदियाँ। कौन? अगला टॉपिक बनता है प्रायद्वीपीय नदियाँ, यानी प्रायद्वीपीय पठार में प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। तो चलिए इन नदियों को पहले संक्षेप में देखते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं जो प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होती है। तो इसके लिए हम भारत का मैप बनाएंगे। क्यों प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा बनाएंगे? ठीक है, ये हमारा मैप हो गया। तो इसमें है
वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और वे नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं। तो पहले देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो हम क्या देखें, इधर जो है पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है और इधर क्या है, अरब सागर है। क्या है, अरब सागर। इसको जो है और इधर लिखते हैं क्योंकि हम सब बातें लिखने में आसानी होगी। ये कौन है, बंगाल की खाड़ी। तब देखते हैं पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। तो ये हमारी हो गई, देखिए एक नंबर क्या है, एक नंबर। इसके बाद ये हो गई हमारी दूसरी नदी, फिर हो गई ये तीसरी, उसके बाद यहाँ से आ रही है छोटी, ये हो गई चौथी नदी, उसके पास एक और छोटी नदी, ये हो गई पांचवी नदी। उसके बाद यहाँ ये हो गई छठी नदी, ये हो गई सातवीं, उसके बाद आठवीं नदी, ये हो गई हमारी 9 नंबर की नदी, छोटी सी नदी 10 नंबर, ठीक है। उसके बाद इधर की सबसे बड़ी नदी जो डेल्टा बनाती है 11, उसके बाद एक और 12 और लास्ट 13। ये हो गई हमारी पश्चिम पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी। कौन कौन है, सुवर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, पलार, कूम, कावेरी, वैगई, ताम्र, पानी। कौन कौन है, पहली कौन है, पहली है सुवर्णरेखा, दूसरी है वैतरणी, कौन है, दूसरी है वैतरणी, तीसरी है ब्राह्मणी, चौथी है महानदी, पांचवी है ऋषिकुल्या। कौन है, ऋषिकुल्या। 6 नंबर है गोदावरी, 6 नंबर है गोदावरी। 7 नंबर है कृष्णा, क्या है, कृष्णा। 8 नंबर है पेन्नेरू, 8 नंबर है पेन्नेरू। 9 नंबर है पलार, 9 नंबर है पलार। 10 नंबर है कूम, 10 नंबर है कूम। 11 नंबर है कावेरी, 11 नंबर है कावेरी। 12वीं नदी है वैगई, 12 नंबर है वैगई। और 13 नंबर है ताम्र पानी। कौन है, 13 नंबर है ताम्र पानी। तो ये है हमारी पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ, सुवर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, पलार, कूम, कावेरी, वैगई और तम। ये हमारा उत्तर से दक्षिण क्रम में यही हमारी नदियाँ हैं जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। अब पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर,
दूसरी नदी, तीसरी गुजरात में, चौथी फिर ये गुजरात में, पांचवी आप लोग को नाम बताइए। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ घाटी में बहती है, यहाँ देखिए 3 नंबर और ये हो गया 4 नंबर। और उसके बाद इसके बाद दूसरी नदी जो ग्रंथ घाटी में बहती है 6 नंबर। उसके बाद ये छोटी सी नदी 7, और यहाँ दोनों एक साथ बहने नदी 8 और 9, छोटी सी नदी 10, इसके बाद 11। ये हो गई हमारी पश्चिम की ओर प्रवाहित नदी प्रायद्वीपीय नदियाँ। चलिए एक एक करके नाम देखते हैं। तो पहली है साबरमती। कौन है? साबरमती नदी। दूसरी है माही। क्या है? माही। तीसरी जो कर्क रेखा का 2 बार काटती है। तीसरी है भादर नदी। कौन है? भादर नदी कहाँ बहती है? गुजरात में। चौथी है सतरंजी। क्या नाम है? सतरंजी नदी। पांचवी है नर्मदा। छठी है तापी। छठी है तापी। सातवीं है मीठी। सातवीं है मीठी। आठवीं है मांडवी। आठवीं है मांडवी। नौवीं है जुवारी। नौवीं है जुवारी। 10वीं है शरावती। कौन है? शरावती। और 11वीं है पेरियार। कौन है? पेरियार। 11वीं का नाम है, 11वीं है पेरियार। ये है साबरमती, माही, भादर, सतरंजी, नर्मदा, तापी, मीठी, मांडवी, जुवारी, साबरमती और पेरियार। ये है दक्षिण की ओर अरब महासागर में यानी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाले प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात क्या है? तो इनकी खास बात यह है कि ये जो है ज्वारनद मुख बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एस्चुअरी या ज्वारनद मुख। ज्वारनद मुख का निर्माण करते हैं। और ये जो पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, इनकी क्या खास विशेषता है? इनकी क्या खास विशेषता है? इनकी क्या है? यह डेल्टा का निर्माण करती है। किसका? डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये तथा संक्षेप में पश्चिम और पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब धीरे धीरे हम क्या करते हैं? धीरे धीरे उनके विस्तृत रूप को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इन्हें शुरुआत करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण नदी पढ़ेंगे, जिस नदी का नाम है दामोदर नदी। क्या नाम है? दामोदर नदी। नदी का नाम क्या है? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जो है वह अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है और छोटा नागपुर पठार को, छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। 2 भागों में
विभाजित करते हैं तो कैसे, ये हो गया मान छोटा नागपुर पठार, और इसी के बीच को निकलती है दामोदर नदी। कौन है? दामोदर नदी। और छोटा नागपुर दो भाग में बांटती है। कौन कौन? ऊपर वाला हजारीबाग पठार, नीचे वाला रांची का पठार, नीचे वाला रांची का पठार, ऊपर वाला हजारीबाग का पठार। और पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे गंगा नदी में, यह गंगा की वितरिका दामोदर नदी गंगा की वितरिका हुगली में मिलती है। किस साइड से? तो दाईं ओर से। दाईं से बात है, दाईं ओर से रहेगी। आज़ादी के बाद देखिए, आज़ादी के बाद भारत का सबसे बड़ा, आज़ादी के बाद भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना इसी दामोदर नदी पर माना था, जिसे DVC दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। यह किसके तरफ बना था? TVC बन पर, यानी टेनेसी नदी जो है अमेरिका में, उसी के तर्ज पर इस दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को बनाया गया था। टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन के तर्ज पर इस परियोजना में 4 बांध बनाए गए। इस परियोजना में 4 बांध बनाए गए। 4 बांध बनाए गए। वो कौन कौन से? तो पहला था तिलैया बांध। कौन था? तिलैया बांध। दूसरा था पांचेट बांध। कौन था? पांचेट बांध। तीसरा था मैथॉन बांध। और चौथा था कोनार बांध। ठीक है। ये 4 परियोजना, 4 बांध बनाए गए किस पर? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में, दामोदर नदी पर। ये था दामोदर नदी के बारे में संक्षिप्त विवरण। अगला हमारा टॉपिक है, अब आगे चलते हैं, अब अगली नदी को पढ़ते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ, और इसमें सबसे पहली नदी हमारी है सुवर्णरेखा। कौन? सुवर्णरेखा नदी। कौन है? सुवर्णरेखा नदी। तो ये जो है, ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और झारखंड होते हुए उड़ीसा, और उड़ीसा से बे ऑफ बंगाल में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
इसके अवसादों में सोना के नीचे पाए जाते हैं। सोना के नीचे पाए जाते हैं, इसी कारण इसे सूर्य के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर शहर से बहती है। जमशेदपुर शहर से प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। जहाँ क्या है, जमशेदपुर में क्या है, जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट है। क्या है, टाटा स्टील प्लांट स्थित है। और इसी को टाटा स्टील प्लांट को जल आपूर्ति करती है, जल आपूर्ति करती है। कौन नदी, सुवर्णरेखा नदी। इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। सुवर्णरेखा पर क्या है, हुंडरू जलप्रपात है। तो ये हमारा सुवर्णरेखा के बारे में विस्तृत जानकारी। अब अगली नदी है हमारी वैतरणी। अगली नदी है वैतरणी। कौन है, वैतरणी। तो वैतरणी को देखिए। अब ये है हमारा तट। क्या है, यह है भारत का पूर्वी तट। ठीक है। वैतरणी नदी कैसे दिया, हम नीचे से आती है एक नदी ब्राह्मणी। कौन दिया, ब्राह्मणी। ये है हमारी ऊपर है वैतरणी। कौन है, वैतरणी। ये है वैतरणी। वैतरणी नदी नीचे से आती है ब्राह्मणी। नीचे आती है ब्राह्मणी नदी और आके वैतरणी में मिल जाती है। और दोनों मिलकर क्या कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब इसी ब्राह्मणी के नीचे एक हमारी महत्वपूर्ण नदी है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, जिसका नाम क्या है, ये हमारे यहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी का नाम है महानदी। क्या नाम है, महानदी। अब वैतरणी के साथ इन तीन नदियों को बताया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि ये जो तीनों नदियाँ लगभग एक ही स्थान पर क्या करती है, मिलती है। एक ही स्थान यहाँ, और ये जो स्थान है यहीं पर हमारा क्या है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। क्या है, भीतरकनिका राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, जिसे गहिरमाथा कहते हैं। क्या कहते हैं, गहिरमाथा के नाम से भी जाना है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है ये ओलिव रिडले टर्टल। कौन, ओलिव रिडले टर्टल। ओलिव रिडले टर्टल के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि यहाँ नेस्टिंग के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं, नेस्टिंग के लिए। नेस्टिंग क्या होता है, अंडा देना होता है। अंडा देने के लिए ये जो है इनके लिए उपयुक्त है। किनके लिए, ओलिव रिडले टर्टल के लिए। अब एक नया अपडेट यहाँ यह है कि यहीं पे यही जो इसी तरह यहाँ नेशनल वाटरवे, नेशनल
वाटर में 5 का विकास चल रहा है। नेक्स्ट में 5 का विकास चल रहा है। कहाँ पे? का पहले क्षेत्र जिसका जरूरत भी हो रहा है कि यहाँ जो नेशनल पार्क है और यहाँ जो टेस्टिंग के लिए आते हैं कछुए, उनको क्या उनको उसमें रुकावट या बाधा उत्पन्न हो सकती है। एक और यहाँ देख लेते हैं। यहाँ जो आपको दिख रहा है, जो ये विषय दिख रहा है, ये क्या है? ये हमारा एक महत्वपूर्ण झील है। इसका नाम क्या है? चिल्का झील। क्या नाम है? चिल्का झील। और चिल्का झील के नीचे एक नदी यहाँ से आती है और बंगाल की खाड़ी में समाती है। उस नदी का नाम क्या है? ऋषि कुलिया। क्या नाम है? ऋषि कुलिया नदी। तो ये हो गया हमारे वैतरणी नदी के बारे में, उसका महत्व था, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी। क्या हो गया? संक्षिप्त जानकारी। अब अगली महत्वपूर्ण नदी है हमारी वैतरणी के बाद, अब है महानदी। कौन है? महानदी। चलिए महानदी के बारे में विस्तार जानते हैं। कौन है? महानदी। तो महानदी के बारे में क्या है? यह है कि यह छत्तीसगढ़, कौन? छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य बस्तर का पठार, कौन? बस्तर का पठार के सिहुआ नामक, कौन? सिहुआ नामक स्थान से, सिहुआ नामक स्थान से निकलती है। क्या कहते हैं? इसका उद्गम होता है। अरे छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के सिहुआ नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। किसका? महानदी का। इसकी लंबाई लगभग 857 किलोमीटर। इसकी लंबाई क्या है? 857 किलोमीटर है। तो देखते हैं इसको विस्तृत रूप में। तो हम मानते हैं कि आज ये जो है एक रफ इमेज बनाते हैं छत्तीसगढ़ का। ये जो है ये क्या है? ये छत्तीसगढ़ है, समझिए। और इसी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ एकदम निचले क्षेत्र में है दंडकारण्य। क्या है? बस्तर का क्षेत्र है। क्या है? बस्तर का क्षेत्र है। और यही इसी क्षेत्र से निकलती है क्या? आपकी महानदी। महानदी निकलती है और प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर समाती है। यहाँ क्या बनती है? डेल्टा का निर्माण करती है। अब जो है इसकी कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। क्या है? कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो इन नदियों को हम देखते हैं। अब यहाँ जो आएगा ये क्या हो जाएगा? ये भारत की सीमा हो जाएगी और यहाँ क्या बन जाएगी? ये डेल्टा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? डेल्टा का निर्माण है। तो इसकी तो देखते हैं इसकी सहायक नदी। कौन? सहायक नदी। तो इसमें देंगे लेफ्ट बैंक। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी बाएं ओर से सहायक नदियाँ। तो कौन कौन है? शिवनाथ, शिवनाथ नदी, हसदो नदी, हसदो, मांड, मांड नदी और ईब नदी। कौन? ईब नदी।
और दूसरा है राइट बैंक, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है? जूंग, जूंग नदी, उंग, उंग नदी और तेल, कौन? तेल नदी, जूंग, उंग, तेल कौन है? दाहिनी ओर से दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदियां है किसकी? इस महानदी की। तो इन नदियों का चित्र देखते हैं। तो ये जो है शिवनाथ नदी, देखिए यहाँ मिलती है कौन? शिवनाथ नदी, ठीक है। उसके बाद यहाँ मिलते हैं, कहाँ से आती है? अमरकंटक से निकल के आती है हसदो नदी, कौन? हसदो नदी। उसके बाद आते हैं मांड, कौन? मांड किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी। उसके बाद आती है ईब, उसके बाद आती है ईब नदी। और जहाँ ईब नदी मिलती है वहीं पे इस पर महानदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। क्या नाम है? हीराकुंड बांध। क्या बनाया गया है? ईब नदी और महानदी के संगम पर क्या बना है? हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ है। ये था ये थी बाईं ओर की सहायक नदियाँ। अब देखते हैं दाईं ओर से। दाहिनी ओर से सहायक नदी कौन है? तो ओंग और तेल, ओंग, जूंग और तेल। तो ये हमारी ओंग, क्या है? ओंग। उसके बाद है तेल। ये हो गई हमारी बाईं ओर से सहायक नदियाँ। तो अब जो है अब इसका कटोरा नुमा आकृति है। जो छत्तीसगढ़ है इसकी आकृति क्या है? कटोरा नुमा स्थिति है। और यहाँ जो है जल की पर्याप्तता है, इसलिए यहाँ धान की उपज क्या होती है? धान की उपज अधिक होती है। और इसी कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। क्यों कटोरा कहते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है ये जो है बीच में दोनों तरफ से उठा हुआ है और बीच में क्या है? बीच में कटोरे की तरफ गहरा क्षेत्र है, ढलान है, जिसके कारण पानी यहाँ पहुँच जाता है। और यह कटोरा नुमा स्थलाकृति के कारण इसे धान का कटोरा कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। शेष जो दिया है उसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चलिए, अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, तो मिलेंगे फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।